तो मैं एक्साइटेड था। फिर टेलीग्राम ग्रुप्स मैंने ज्वाइन कर रखा था, जिससे मुझे पता लगा कि रिज़ल्ट अभी आने वाला है। तो उसी रात मैं मतलब ट्रेन का टिकट कराया और सुबह मैं घर आ गया था कि मैं घर पे रहूँगा और फिर फैमिली के साथ एंजॉय करूँगा जो भी रिज़ल्ट रहेगा। लेकिन मैंने 2-3 ही टेस्ट दे पाया था पूरे साल भर में। तो मतलब मेरा 50 नंबर 60 नंबर का हर पेपर में छूट रहा था और मैं मतलब बहुत बुरी तरह फेल हुआ था। जैसे हर चीज़ के 2 या 3 एस्पेक्ट होता है कि पॉजिटिव्स है, नेगेटिव्स है, वे फॉरवर्ड है। तो उसका बस कीवर्ड्स वहाँ लिखो। पॉजिटिव का 3-4 कीवर्ड्स लिखा, इंटरनेशनल इवेंट से वो मोटिवेट हुए, एजुकेशन से। देन उनका मेथड्स हैं तो वो काफ़ी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म यूज़ करता है, जैसे बॉयकॉट या पैसिव रेजिस्टेंस। तो इस टाइप से आप पॉइंट फॉर्मेट में 3 हेडिंग्स के अंदर 4-4 5-5 पॉइंट एंड देन उसके साथ फैक्ट्स लिख सकते हैं। मतलब सब लोग सेम लाइन ऑफ स्टार्टिंग लाइन पे खड़े हैं और सेम एंड लाइन पे जाना है। तो आप कॉन्फिडेंट रहिए और स्ट्रेटजी क्लियर कट अपनी रखिए। और मेरी जो सिस्टर है मुझसे छोटी, और हम दोनों मतलब एकदम गैंग बनाते थे इसके अगेंस्ट, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा शैतान बच्चा है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंस्पायरिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ शुभम यादव सर हैं जो यूपीएससी में सेलेक्ट हुए। सर की रैंक 552 है, 552 है। सर से हम बातचीत करेंगे। सर अलवर में रहते हैं, कि इनकी क्या क्या रणनीति रही है, क्या क्या इन्होंने बुक लिस्ट फॉलो किया है, कैसे इन्होंने नोट्स बनाया है और कैसे इनकी जर्नी रही है। क्योंकि सर 4 बार यूपीएससी में ट्राई करने के बाद चौथी अटैम्प्ट में सर सफल हुए हैं और 2 इंटरव्यू भी सर ने दिया है। सर ही बताएंगे डिटेल्स में। तो सर से हम बातचीत करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले आप बहुत बधाई। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर अपना बेसिक इंट्रोडक्शन सर। मेरा नाम शुभम यादव है। मैं अलवर राजस्थान से हूँ, जहाँ से मैंने मेरी स्कूलिंग किया है। उसके बाद मैं आईआईटी कानपुर में सेलेक्ट हुआ था, तो वहाँ से मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। उसके बाद से ही मैं मतलब प्लेसमेंट में नहीं बैठ के मैंने सिविल सर्विस की तैयारी शुरू किया और 4th अटैम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ है फाइनली। ओके सर, आपकी फैमिली बैकग्राउंड सर क्या रही है? मेरे फादर यूआईटी अलवर, अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट अलवर में काम करते हैं, जो एक स्टेट पीएसयू है अर्बन डेवलपमेंट ट्रस्ट का। और उसके अलावा मेरी मदर मतलब मेरे बचपन से तो एनजीओ में काम करती रही थी। और अभी मेरी सिस्टर का जब जॉब लगा था तब से वो हाउस मेकर हैं। ओके सर, उस चीज़ को थोड़ा सा बयां कीजिए, खुद के मुंह से वो टॉपर्स बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो टॉपर्स का इंटरव्यू करते हैं, लेकिन टॉपर्स की अनुभूति क्या होती है? इतना लंबा संघर्ष, 4 बार 3 बार इंटरव्यू देना, मेंस लिखना और सब रिजल्ट फाइनल लिस्ट में नाम आता है। तो सर उसके पहले, रिजल्ट आने से पहले की जो लाइफ होती है, आज जब लिस्ट में नाम दिखता है तो उसकी फीलिंग्स को थोड़ा सा आप बयां कर सकते हैं? हाँ, मैं एक्चुअली मतलब मेरा मेंस इस बार काफ़ी अच्छा हुआ था लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। और मैंने इस बार काफ़ी अच्छी, मेरे को लगता है मेरी स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी रही थी और मेरे फ्रेंड्स ने काफ़ी सपोर्ट किया। तो मुझे लगा कि इस बार मेरा होने के मेरे को काफ़ी अच्छे चांसेस लग रहे थे, तो मैं एक्साइटेड था। फिर टेलीग्राम ग्रुप्स मैंने ज्वाइन कर रखा था, जिससे मुझे पता लगा कि रिज़ल्ट अभी आने वाला है। तो उसी रात मैं मतलब ट्रेन का टिकट कराया और सुबह मैं घर आ गया था कि मैं घर पे रहूँगा और फिर फैमिली के साथ एंजॉय करूँगा जो भी रिज़ल्ट रहेगा। तो हाँ, एक्साइटमेंट था मेरे को काफ़ी। सर आपका जो है कि सर टाइम टेबल क्या हुआ करता प्रिपरेशन के दौरान, मतलब सुबह से लेकर रात तक आपकी क्या शेड्यूल हुआ करती थी और कितने स्लॉट में इसे पढ़ाई किया करते थे? मेरा शेड्यूल एक्चुअली, मेरा कोई शेड्यूल है ही नहीं। मतलब कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है। मैं कभी सुबह सोता हूँ, शाम को जगता हूँ, कभी शाम को सही टाइम पे सो रहा हूँ, मतलब डिफरेंट है। और क्योंकि मैंने मतलब फर्स्ट ईयर के मेरे प्लानिंग में है, मतलब एक्चुअली बचपन से देखा है मैं बहुत एम्बिशियस, ओवर एम्बिशियस टारगेट सेट करता हूँ या टाइम टेबल बनाता हूँ। तो मेरे लिए कभी भी टाइम टेबल वर्क नहीं किया। तो मैं फीलिंग पे जाता हूँ कि मुझे कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है। वो जब दिमाग को मतलब उस मोमेंट पे लगता है कि मुझे ये पढ़ना है, ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, तब मैं वो पढ़ने बैठ जाता हूँ। हाउएवर अभी प्रिपरेशन फ़ेज़ में, मतलब इंटरव्यू का प्रिपरेशन फ़ेज़ में काफ़ी मतलब अच्छा रहा, क्योंकि मैं मतलब दोस्तों के साथ एक टाइम फिक्स करके रखा था डिस्कशंस के लिए। तो 2 घंटे का डेली मैं डिस्कशन करता था, अखबार पढ़ता था। तो तब से मेरा थोड़ा टाइम टेबल इम्प्रूव हुआ और वो डेफिनेटली हेल्प करता है। अगर आपका रेगुलर आपको कंसिस्टेंसी है तो आपको डेफिनेटली वर्क करेगा। बताएं तो ओके सर, अब आते हैं प्रिपरेशन पे। जैसे कि प्रीलिम्स और मेंस की आपकी क्या स्ट्रेटजी रही थी? तो सर प्रीलिम्स के लिए सर, जैसे कि आपने बताया कि आपने बीटेक किया है आईआईटी कानपुर से, तो सर ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स के सब्जेक्ट से कोई रिलेशन नहीं था दूर दूर तक, 10वीं के बाद अगर बात करी जाए तो सर कहाँ से आपने बेसिक्स स्टार्ट किया था? और एक्चुअली मैंने सेकेंड ईयर के एंड में मेरे कॉलेज में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं सिविल सर्विसेज के लिए जाऊँगा। तब मैंने लेकिन ये सोचा था कि कॉलेज टाइम में मैं पूरा मज़ा करूँगा, कि मैं 4th ईयर के बाद पूरा टाइम इसको दे पाऊँ और प्लेसमेंट में नहीं बैठूँगा। तो मेरा 3rd ईयर का जो ब्रेक था, तब मैंने मतलब कोई इंटर्नशिप ज्वाइन ना करके मैंने कहा सिविल सर्विस का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो तब मैंने एनसीईआरटीज़ पे फोकस किया था। तो जो मेन इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज़ हैं, जैसे हिस्ट्री का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया
और इकोनॉमिक्स, पॉलिटी का एक्चुअली मैं नहीं पढ़ पाया था, तो ये 3-4 सब्जेक्ट्स का मैंने उस टाइम पे एनसीईआरटीज़ कवर किया था। और फिर मैं मतलब बुक्स पे मूव ऑन करने से पहले एक्चुअली मेरा ब्रेक ओवर हो गया था, समर ब्रेक। फिर मैंने 4th ईयर कंप्लीट होने के बाद ही पिकअप किया स्टडीज़। तो एनसीईआरटीज़ मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग वहाँ से बनता है। हाउएवर जिन स्टूडेंट्स को किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और अगर वो स्पेक्ट्रम या लक्ष्मीकांत जैसे बुक्स को डायरेक्टली समझ पाते हैं, तो वो एनसीईआरटीज़ मुझे लगता है स्किप मार सकते हैं। ओके सर, मेंस की बात करी जाए तो सर मेंस में जो है कि एक बुक लिस्ट की बात हो जाए तो सर बुक लिस्ट आपने कौन कौन सा फॉलो किया सर? उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मेंस जो है कि आंसर राइटिंग है उसमें इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स तो सर सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसमें से कितने मार्क्स में मैटर नहीं कर रहा, लेकिन मेंस में सर ज़्यादा मार्क्स आएंगे तो अच्छी रैंक भी आएगी और सिलेक्शन का भी चांसेस ज़्यादा होगा। तो सर ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में जैसे आपने भी जब स्टार्ट किया होगा तो सर जैसे मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे होंगे तो कम मार्क्स आ रहे होंगे, डिमोटिवेशन मिलता होगा। तो सर स्टार्टिंग में सर कैसे हम मतलब मॉक टेस्ट को धीरे धीरे आगे उसको इन्हांस करें, और सर थोड़ा बुक लिस्ट बताइए मेंस के लिए। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बुक लिस्ट में जो बेसिक बुक्स हैं, मतलब एनसीईआरटीज़ मैंने पढ़ा था, उसके बाद मैंने मतलब एक मिस्टेक किया, मैंने उनका नोट्स नहीं बनाया, मैंने बार बार रिवाइज़ नहीं किया, बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग था। उसके बाद मैंने एक्चुअली कोचिंग लिया था, तो उसका मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिया था कोचिंग के नोट्स का, तो वो मेरे को काफ़ी हेल्प करा। देन बुक लिस्ट में आते हैं तो जो बेसिक बुक्स हैं, एक्चुअली जो टॉपर्स ने कहा था मैंने एग्जैक्टली मतलब वही टाइप का स्ट्रेटजी फॉलो किया था। जैसे लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी, स्पेक्ट्रम मैंने पढ़ा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। एंशिएंट के लिए एक्चुअली मेरे क्लास नोट्स थोड़े बेटर थे जो मेरी कोचिंग के क्लास नोट्स थे। देन शंकर आईएएस पढ़ा था एनवायरनमेंट के लिए। बाकी मैंने ऐसा कुछ बुक नहीं पढ़ा, वो कोचिंग नोट्स से कवर हो गया था बाकी सब्जेक्ट्स का। तो उसके बाद आपका क्वेश्चन था मॉक टेस्ट का और आंसर राइटिंग का। एक्चुअली मतलब मैं बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बताया आपको, हार्ड वर्किंग नहीं हूँ, मेरे से कंसिस्टेंटली नहीं होता पढ़ाई। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था और मेरे किसी दोस्त का नहीं हुआ था। तो मुझे मतलब बहुत डिफ़िकल्टी होती थी 3 घंटे बैठ के लिखने के लिए। तो मैंने उस टाइम पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, लेकिन मैंने 2-3 ही टेस्ट दे पाया था पूरे साल भर में। तो मतलब मेरा 50 नंबर 60 नंबर का हर पेपर में छूट रहा था और मैं मतलब बहुत बुरी तरह फेल हुआ था। तो मुझे पता था। फिर सेकंड टाइम में मुझे पता लग गया था कि आंसर राइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। मुझे एक्चुअली ये पता लगा था कि आंसर राइटिंग करते हैं तो एक टॉपिक को सिर्फ 2 पन्ने में लिखना है, और जैसे इकोनॉमिक्स है उसके सिर्फ 4 क्वेश्चन आएंगे आपका। तो आपको बहुत कंसाइज नोट्स बनाना है और उसको आंसर राइटिंग में लिखोगे तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है, 4-5 पॉइंट्स भी आपको पता है, तो दैट इज़ इनफ। मतलब एक टॉपिक के अंदर बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करना है, बहुत डिटेल्ड एनालिसिस नहीं करना है। एक बेसिक मतलब एग्जांपल्स, पॉइंट्स, फैक्ट्स तैयार करिए और उसके बेसिस पे आप लिखेंगे कंसिस्टेंटली। हर टेस्ट में आप अगर 20 क्वेश्चन लिखेंगे, अच्छा क्वालिटी ऑफ आंसर आपका मेंटेन रह रहा है, तो वो फिर एक्चुअल एग्ज़ाम में शो होगा। तो डेफिनेटली हर अटेम्प्ट के साथ मेरा इम्प्रूव होता गया, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट का और भी स्कोप है उसमें। सर जो है कि करंट का जो पार्ट है सर बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे प्रीलिम्स हो या फिर मेंस में हो। मेंस के भी क्वेश्चंस करंट से रिलेट करके पूछे जाते हैं यूपीएससी में। तो सर करंट को कहाँ से कवर किया जाए? करंट का भी एक्चुअली जब मैं मतलब प्रिपरेशन करने आया था तो आई वाज वेरी मच कंफ्यूज्ड कि कौन सा मैं फॉलो करूं। मतलब करंट अफेयर्स मैगज़ीन अलग अलग कोचिंग्स का आता है, मंथली आता है और अलग अलग टाइप का आता है। तो मैं उस कन्फ्यूजन की वजह से मैंने ना कोई भी मैगज़ीन नहीं पढ़ पाया था पहले अटैम्प्ट में। तो मैं लेकिन रेगुलर न्यूज़पेपर में कवर करता था, तो मुझे ये पता था कि टॉपिक्स का बेसिक क्या है या कौन सा टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है और कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो जब साल का एंड आने वाला था, प्रीलिम्स आने वाला था, तो मैंने क्विक रिवीजन मैगज़ीन आता है वाजीराम का, उसको मैंने मतलब फॉलो किया था। तो उससे मेरा मतलब काफ़ी बेटर क्विकली कवर हो गया था। तो जो मटेरियल मतलब थोड़ा शॉर्ट हो, कंसाइज हो, जो डिसेंट हो, आपको इजी क्वेश्चंस एक्चुअली मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट करना है कि बेसिक क्वेश्चंस टफ हो जाएं। बाकी प्रीलिम्स में अभी काफ़ी टफ क्वेश्चंस बनाने लग गए हैं, तो पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं वो क्वेश्चंस। तो आपको लेकिन बेसिक क्वेश्चंस एटलीस्ट सही करना है। तो न्यूज़पेपर प्लस कोई भी एक मैगज़ीन आप क्लियर कट पहले से डिसाइड कर लें, क्योंकि बाकी मैगज़ीन्स के कंटेंट में इतना डिफरेंस नहीं है किसी भी कोचिंग का। न्यूज़पेपर कौन अच्छा आपकी नज़र में? न्यूज़पेपर एक्चुअली मैं कॉलेज टाइम में एक सेमेस्टर में मैंने द हिंदू पढ़ा था, तो मुझे वहाँ से थोड़ा आदत लग गया था। मुझे पता था कौन से पेज पे कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। मैंने 1-2 टॉपर्स का एक्चुअली वीडियो देखा था, जैसे रोमन सैनी सर का या और भी टॉपर्स का, कि न्यूज़पेपर किस तरीके से पढ़ना है, कौन सा पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा कम होता है। तो उन्होंने बताया सिलेबस वाइज देखना है, तो मैं द हिंदू पढ़ता हूँ। फिर इंटरव्यू के टाइम पे मुझे लोगों ने बोला कि 2 न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा रहता है।
तो मैं द इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ता था इंटरव्यू के टाइम पे, क्योंकि रेगुलर टाइम पे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है दो न्यूज़पेपर। तो द हिंदू मैं नॉर्मली फॉलो करता था, 1 घंटे के अराउंड लास्ट में, इनिशियली 2 घंटे के अराउंड पढ़ना पड़ता था, फिर धीरे धीरे कम होता गया। तो द हिंदू मैं को लगता है कि अच्छा है। ओके सर, नोट्स बनाना कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत सारे स्टूडेंट से होता है कि नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है या नहीं है, बहुत मतलब कि एक कस्मकस वाली बात हो जाती है उनके माइंड में कि नहीं बनाए तो भी चलेगा क्या, जैसे कि बुक में अंडरलाइनिंग कर देते हैं, वहाँ से हम सीधे पढ़ लेंगे। यस तो एक्चुअली मतलब जो मेरा पहला अटैम्प्ट था उसमें मेरा ऐसा था, जो क्लास नोट्स है उसका मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिया था, क्योंकि मुझे लगा था कि क्लास नोट्स मेरा 15-20 रजिस्टर्स हो गए हैं और बुक्स भी इतना बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मैंने थोड़ा शॉर्ट नोट्स बनाया कि वो मतलब 50-60-100 पन्ने का अराउंड में बन जाए। तो उसके बाद क्या होता था कि एक सब्जेक्ट को मैं एक दिन में बहुत इफेक्टिवली कर पाता था, जो कि मैं अगर विदाउट नोट्स करता तो मुझे 5-6 दिन या 4 दिन के अराउंड लगता। और वो भी मेरा नोट्स मेकिंग का भी इवॉल्व होता गया कि पहले अटेम्प्ट में मुझे इतना क्लैरिटी आइडिया नहीं था कि कैसे बनाना है। फिर मेरा एक फ्रेंड था राहुल, तो उसके नोट्स मैंने देखे कि टॉपिक वाइज ऐसे बनाना है कि बिल्कुल कंसाइज होना चाहिए, कि जैसे हर चीज़ के 2 या 3 एस्पेक्ट होता है कि पॉजिटिव्स है, नेगेटिव्स है, वे फॉरवर्ड है। तो उसका बस कीवर्ड्स वहाँ लिखो, पॉजिटिव का 3-4 कीवर्ड्स लिखा कि एनवायरनमेंट का ये पॉजिटिव है कि मतलब सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड देता है, ऐसे जो भी मतलब बेसिक हेडिंग्स हैं वो 3-4 पॉइंट्स बनाया, 2-3 फैक्ट्स लिखा और मूव ऑन कर गए। मतलब एक पेज से ज़्यादा एक टॉपिक का नोट्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा आप कंटेंट ना लिख पाओगे ना याद कर पाओगे, क्योंकि मतलब वो फिर इफेक्टिव हो जाता है नोट्स। सर कोई यदि नया एस्पिरेंट है और चाहता है प्रिपरेशन करना यूपीएससी के सिविल सर्विसेज की, तो सर वो कहाँ से बेसिक तरीके से स्टार्ट करें? फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को ये समझना होगा कि यूपीएससी का एग्ज़ाम का एक कुछ ना कुछ पैटर्न है कि कैसे बेसिक क्वेश्चंस वो पूछ रहा है, क्या सिलेबस है। तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप मतलब जो भी आपका ऑप्शनल है और जीएस पेपर्स हैं, तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर उठाइए और सिलेबस को देखिए कि क्या कवरेज करना है, कितना कवरेज करना है। तो उसके हिसाब से आपको अंडरस्टैंडिंग होगा कि किस तरीके से आपको टैकल करना है, कितना वाइड स्प्रेड सिलेबस है। देन आप एनसीईआरटीज़ उठा सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट की, जैसे ज्योग्राफी का, इकोनॉमी, पॉलिटी, जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं। देन आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा तो आप जो स्टैटिक की जो बुक्स हैं, जो मेन बुक्स हैं, लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम टाइप की बुक्स, उन पे मूव ऑन कर सकते हैं। और जब आपको एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आप हाईलाइट करते रहिए, समझते रहिए, उसके बाद फिर आप नोट्स बनाना उनका स्टार्ट करिए। और जब आपका मतलब शॉर्ट नोट्स बन जाए तो फिर उनको ही रिवाइज़ करिए और धीरे धीरे एडिशंस उसमें आप करते रहिए। तो ये बेसिक तरीका है। हाँ सर, डिमोटिवेशन सबको होता है। सर आपको भी डिमोटिवेशन डेफिनेटली हुआ होगा, क्योंकि चौथी अटैम्प्ट में अपने सिलेक्शन आपको मिला है। तो कोई पीटी होता होगा, तो मैंने 2 बार अपने इंटरव्यू भी दिया है। तो सर बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है, लेकिन चूँकि आप एक टॉपर हैं, सिलेक्ट हो गए हैं, तो आप इसे कैसे हैंडल करते थे? एक्चुअली मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि डिमोटिवेट मैं मतलब नॉर्मली नहीं होता हूँ। मतलब बहुत रेयर कंडीशन है, बहुत कम टाइम ऐसा रहा होगा जहाँ मैं डिमोटिवेट फील कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो लाइफस्टाइल है वो ऐसा है कि मैं रेगुलर 1-2 मूवीज़ देखता हूँ, मैं फ्रेंड्स के साथ रहता हूँ, मैं खेलने जाता हूँ काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो मैं वहाँ मतलब काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करता रहता हूँ। मैं काफ़ी फ्रीक्वेंटली ट्रैवल भी करता हूँ। जैसे मेंस ख़त्म हो जाता था, उसके बाद मेरा ऐसा रहता था कि 2-3 महीने का थोड़ा फ्री टाइम है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करता था, जैसे हिमाचल गया, नॉर्थ ईस्ट। तो मतलब काफ़ी रिलैक्सिंग मेरा माहौल रहता था और पढ़ाई मेरा थोड़ा लिमिटेड रहता था, लेकिन इफेक्टिव रहता था। तो 5-6 घंटे का पढ़ाई रेगुलर बेसिस पे, इसलिए मतलब डिमोटिवेटिंग मैंने इतना फील नहीं किया। लेकिन जब भी ऐसा कुछ लगा तो मैं मतलब यही एक्टिविटीज़ करने लगता था, जैसे फ्रेंड्स के पास चले गया, उनसे बात कर लिया, स्ट्रेटेजी डिस्कस कर लिया कि यार क्या गलतियाँ हो रही हैं, कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, एंड देन कंबाइनली साथ में मतलब प्रिपेयर किया। कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं, आप सिलेक्ट हुए हैं, टॉपर हैं सर, तो सर उनके लिए 2 शब्द कहिए, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज देना चाहूँगा कि इधर यूपीएससी में खेल है मेहनत का और रेगुलरिटी का, और पास्ट बैकग्राउंड कुछ मैटर नहीं करता है, क्योंकि यूपीएससी द ग्रेट इक्वलाइज़र है, जिधर मतलब सब लोग सेम लाइन ऑफ स्टार्टिंग लाइन पे खड़े हैं और सेम एंड लाइन पे जाना है। तो आप कॉन्फिडेंट रहिए और स्ट्रेटजी क्लियर कट अपनी रखिए और उसमें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करते रहिए। जो भी आपका मॉक टेस्ट है या प्रीलिम्स का टेस्ट है, तो जो भी गलतियाँ हैं उनको तमीज़ से एनालाइज करिए और इम्प्रूव करेंगे तो आपका डेफिनेटली होगा, आप लगे रहेंगे तो।
तो यही मैसेज रहेगा। थैंक यू सो मच शुभम सर कि अपना प्रेशर समय निकाल के आपने हमसे बात किया। आपकी स्टोरी जान के, आपका स्ट्रगल जान के डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिला होगा, उनको एक आइडिया पता चला होगा और कैसे अपने नोट्स बनाया है, कौन कौन सा बुक लिस्ट फॉलो किया है, उन्हें पता चला होगा। सर हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जिस भी डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वहाँ एक निचले तबके के लिए राम जनमानस के लिए बहुत ही अच्छे एक पदाधिकारी तौर पर सर साबित होंगे। और सर आगे भी फ्यूचर में और अच्छे रैंक के लिए सर आपको बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद, थैंक यू फ्रेंड्स। तो दोस्तों यही थे हमारे साथ शुभम यादव सर, जो कि यूपीएससी में 592 रैंक के साथ सर सेलेक्ट हुए हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल पर अपने विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को बहुत ज़्यादा लोगों के सब पास शेयर जरूर करें ताकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स को मोटिवेशन मिलेंगे किसी और नए टॉपर के साथ। दोस्तों अब हमारे साथ शुभम सर के माता पिता जी हैं, उनकी एक बड़ी सिस्टर भी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि इनको कैसा फील और कैसा इनको प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब किसी का बेटा बेटी भाई या फिर रिलेटिव्स यूपीएससी क्रैक करता है, स्टेट पीसीएस क्रैक करता है, अच्छे पोस्ट पे जब उनको जॉब होती है, जॉब मिलती है, तो डेफिनेटली वो चीज़ की जो फीलिंग होती है, जो अनुभूति होती है, वो आम इंसान बयान नहीं कर सकता। जिनके घर में खुशियाँ होती है वही लोग इसे बता सकते हैं कि उनको कैसा फील हो रहा है। तो आंटी जी कैसा लग रहा है आपका बेटा यूपीएससी क्रैक किया है? तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि हमारे घर में पहला बच्चा है जो यूपीएससी पास की है। अभी तक पूरे गांव में किसी ने नहीं किया जो काम ये कर रहा है अब। ओके, तो ये पढ़ने में बचपन से कैसे थे? बदमाशी वगैरह करते थे कि नहीं? ना, बदमाशी बहुत करता था ये शुरू से ही बदमाशी करता है, बचपन से ही। अब थोड़ा सही हुआ है। अच्छा, पढ़ाई करते थे, हार्ड वर्क करते थे? हाँ, पढ़ाई करता था टाइम पर, ऐसा नहीं है। ओके, तो ये बताइए, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, मतलब कि इनके जैसा बेटा, मेरे जैसा बेटा, इनकी जैसे बेटियाँ सुन रही हैं, तो आप एक मतलब कि ऑफिसर की माँ हो गई हैं, तो और सब माताओं से आप क्या कहना चाहेंगे? सब माताओं से कहना चाहूँगी कि भाई जो भी बच्चा पढ़ता है फ्री उसमें पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि दबाव पे भाई पढ़ पढ़ पढ़। हमने इसको हमेशा फ्री स्टाइल में छोड़ा है, जो इसकी मर्जी आए वो पढ़ ये नहीं कि भाई तू अब उसमें गया है आईआईटी में तो तू कोई कंपनी ज्वाइन कर, हाँ इंजीनियर बनो, वो नहीं। जो इसका मन किया वो इसने पढ़ा। ओके, अंकल जी से पूछेंगे कि अंकल जी ने बहुत अच्छी तालीम दी है। दीदी भी जो है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी ये टीचिंग का काम कर रही हैं, इनकी जेएनयू से पढ़ाई हुई है। तो अंकल जी कैसा लग रहा है आपको, आपको बेटा मतलब कि यूपीएससी क्रैक किया है? तो मैं बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ, और इनकी मेहनत की, इनको जो सफलता मिली है उसके लिए मेरे को बड़ी प्रसन्नता है जी। हाँ जी। आपको कभी उम्मीद था कि मतलब यूपीएससी क्रैक करेंगे? हाँ, मेरे को पूरा विश्वास था इस बात पे, और इनकी पढ़ाइयों को देखते हुए और इनकी तैयारियों को देखते हुए मेरे को विश्वास था कि ये ज़रूर बनेगा एक दिन। जी हाँ। तो मतलब कि आपने परवरिश बहुत अच्छी दी है, आपको मतलब कितना संघर्ष करना पड़ा है? नहीं, मेरे को इनको संभालने के लिए तो काफ़ी मैंने संघर्ष किया था, लेकिन मेरे तीनों बच्चों ने मेरे को बहुत खुशी दी है। इंडिया के जो सबसे हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन हैं उनमें इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं इतनी छोटी पोस्ट होने के बावजूद भी, और इन्होंने बहुत मेरा मान बढ़ाया है और समाज का काफ़ी, और मेरे ऑफिस वाले भी बहुत प्रसन्न है ऐसे देख के। हाँ, काफ़ी जैसे IITian हैं, 2 बच्चे हैं, और इस बच्ची ने जेएनयू से प्रोफेसर की PhD की है, MPhil की है, MPhil। तो मैं इनकी तैयारियों में मैंने इनका काफ़ी सहयोग दिया है, और मैंने इनको, हाँ, इनके ऊपर कभी दबाव भी नहीं बनाया, और मैंने बिल्कुल साथियों की तरह, और इनको मैंने बहुत ही प्यार दिया है और इनको बहुत बढ़ाने की कोशिश की है। ओके, अब उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्या गुजारिश करना चाहेंगे जिनके मतलब बेटा बेटी अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, तो उनके पिताजी के लिए आपका क्या 2 शब्द होगा? उनके लिए मैं यही कहूँगा कि इनके ऊपर है ना अनावश्यक दबाव न बनाएं, जिससे किसी डिप्रेशन में आ जाएंगे, और उनको फ्री छोड़ दें पढ़ने के लिए, और एक न एक दिन सफलता मिल ही जाएगी। तो और ईश्वर की बात है। हाँ, बस। तो अंकल आंटी से बात कर लिया हमने, अभी इनकी दीदी हैं, और भाई बहन का रिश्ता ही मतलब ये दीदी ही बताएंगे। तो दीदी कैसा लग रहा है कि आपको छोटा भाई सेलेक्ट हुआ है? तो हाँ, मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। मतलब मुझे पता ही था, क्योंकि ये बहुत ही लाइक स्मार्ट है, टैलेंटेड है, तो मुझे पता ही था कि ऑब्वियस इसका होना ही है। मतलब चाहे ये IIT में भी आगे इंजीनियरिंग में परस्यू करता, या फिर ये अभी इसने सिविल्स चूज़ किया, तो उसमें भी मुझे पता था। मुझे इवन अभी भी एक्सपेक्टेशन है कि इसकी और ये बेटर करेगा, बट अभी भी हाँ, मतलब काफ़ी खुशी है कि मतलब काफ़ी अच्छा इसका रैंक आया है। ओके,
आपसे मैं एक अलग टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप दोनों भाई बहन कभी नोक जो हुई है कि नहीं, मारा पीटी खूब एकदम? हाँ बहुत, लाइक मेरी जो सिस्टर है मुझसे छोटी, और हम दोनों मतलब एकदम गैंग बनाते थे इसके अगेंस्ट, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा शैतान बच्चा है। तो हम हमेशा ऐसा होता था कि ये ज़्यादा पावरफुल होता था तो वी गैंग अप और हम उसके अगेंस्ट में मार पीट करते थे इसको। बट हाँ, सपोर्ट भी करते थे ऑब्वियस है, क्योंकि मैं इससे काफ़ी बड़ी हूँ तो मैं इसके लिए मदरली फिगर हूँ, तो मैं हमेशा इसको मतलब ज़्यादा मैंने सपोर्ट किया है इंस्टेड ऑफ इसको बुली करने के। ये रियलिटी है। तो बाकी सारी बहनों से क्या आपका रिक्वेस्ट है, कैसे अपने भाइयों के साथ रहें और कैसे उनको सपोर्ट करें? हाँ, मैं ये कहूँगी कि उनको उनके ड्रीम्स परस्यू करने दें, उनको समझें, मतलब किसी पे अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट ना करें कि वो यही करें या वही बने। उनको जो अच्छा लगता है वो उनको करने देना चाहिए। तो वो अपने मतलब पार एक्सीलेंस करते हैं, वो अच्छा करते हैं उस फील्ड में। तो मुझे लगता है कि किसी को अपना ड्रीम परस्यू करने देना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच कि मतलब कि आपने शुभम सर के माता पिता ने भी हमसे बात किया और दीदी ने भी बात किया। तो दोस्तों, ये फीलिंग्स जो होती है, आपने देखा चेहरे पे क्या मुस्कान है। तो आपके यहाँ भी कोई सिलेक्शन होगा तो यही मुस्कान आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली मेम्बर्स के चेहरे पे देखने को मिलेगा। तो मेहनत करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है।